तो आज की दुनिया में एक नई तरह की दौड़ चल रही है। इसमें कोई शोर शराबा नहीं है, कोई धमाका नहीं, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये एक ऐसी दौड़ है जो शायद दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दे। ये बात आपको 1945 की याद दिलाएगी, जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया और अमेरिका को एक सुपर पावर बना दिया। खैर, आज ठीक वैसा ही एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट चीन में भी चल रहा है, लेकिन इसका मकसद कुछ और ही है। इस बार की ये रेस किसी बम के लिए नहीं है, नहीं, ये एक कंप्यूटिंग स्टैक के लिए है। और ये जो मॉडर्न मैनहट्टन प्रोजेक्ट है ना, ये एक नई तरह के वॉर से पैदा हुआ है। एक इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल वॉर। एक ऐसा वॉर जिसमें एक भी मिसाइल नहीं चली, पर खरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। बात है अक्टूबर 2022 की। अमेरिका ने चीन की टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को रोकने के लिए एक प्लान बनाया। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसे हम 3 गेट ब्लॉकेड या 3 दरवाजों की नाकाबंदी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी थी क्या? अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के 3 सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स पर अटैक किया। पहला, दिमाग यानी चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करो। दूसरा, हाथ यानी चिप बनाने वाली मशीनें ही मत पहुंचने दो। और तीसरा, एआई हार्डवेयर, मतलब एनवीडिया जैसे एडवांस्ड एआई चिप्स तक उनकी पहुंच ही खत्म कर दो। उनका गोल बिल्कुल क्लियर था, ये पक्का करना कि चीन इस रेस में कहीं टिक ही ना पाए। चलिए इन गेट्स को एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, पहला गेट था दिमाग यानी ईडीएस सॉफ्टवेयर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है ना, इसके बिना कोई भी मॉडर्न चिप बन ही नहीं सकती। मतलब सोचिए, एक एनवीडिया H100 चिप में 80 अरब ट्रांजिस्टर होते हैं। 80 अरब? इन्हें कोई पेंसिल से तो नहीं बना सकता है ना। और दुनिया का 70-75% मार्केट सिर्फ 3 अमेरिकी कंपनियों के पास है, सिनॉप्सिस, केडेंस और मेंटर ग्राफिक्स। अमेरिका ने क्या किया, इन्हीं कंपनियों को चीन को अपना सॉफ्टवेयर बेचने से रोक दिया। और बूम, पहला दरवाजा बंद। ओके, तो चिप डिजाइन तो रुक गया। अब आते हैं दूसरे गेट पर, हाथ यानी मैन्युफैक्चरिंग। चिप को डिजाइन करने के बाद उसे छापना भी तो होता है, और ये काम दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन करती है, जिसे सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, ASML, नीदरलैंड्स की। इनकी मशीनें 3 नैनोमीटर के स्केल पर प्रिंट कर सकती है, मतलब एक कोरोना वायरस से भी 40 गुना छोटा। तो अमेरिका ने ASML को कैसे रोका? बहुत चालाकी से। उन्होंने कहा, देखो, आपकी मशीन में जो सबसे जरूरी पार्ट है ना, वो लाइट सोर्स, वो तो कैलिफोर्निया में बनता है। बस ASML को बात माननी पड़ी, और लीजिए, दूसरा दरवाजा भी बंद। तो अब सिचुएशन क्या थी? तीनों गेट्स लॉक। चीन के पास ना चिप डिजाइन करने का सॉफ्टवेयर था, ना उन्हें बनाने की मशीन, और ना ही एडवांस्ड एआई चिप्स खरीदने का कोई सीधा रास्ता। मतलब ऐसा लग रहा था कि चीन का एआई फ्यूचर तो गया, गेम ओवर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। वॉशिंगटन ने एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसने चीन को एक ऐसी ताकत दे दी जो शायद अमेरिका की बादशाहत को ही खत्म कर सकती थी। देखिए, अमेरिका की सोच थी कि चीन एक मार्केट इकोनॉमी है। वहां की कंपनियां भी हमारी कंपनियों की तरह प्रॉफिट के पीछे भागती हैं। प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर होल्डर्स नाराज होंगे और कंपनियां बंद हो जाएंगी। सिंपल। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। चीन एक स्टेट रन इकोनॉमी है। वहां मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि देश का सर्वाइवल है। सरकार ने साफ कह दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं या नहीं। हमारा पहला गोल है अमेरिका पर अपनी निर्भरता खत्म करना। प्रॉफिट वो बाद में देख लेंगे। तो अब चीन ने क्या किया? जब हार्डवेयर के सारे रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर पर लगा दिया, और ऐसे जबरदस्त इनोवेशंस किए कि हार्डवेयर की कमी महसूस ही नहीं हुई। इसे समझने के लिए एक हॉस्पिटल का उदाहरण लेते हैं। जो पुराना तरीका था, यानी टिपिकल एआई मॉडल, वो एक ऐसे हॉस्पिटल जैसा है जहां अगर आपके घुटने में हल्की सी खरोंच भी आ जाए तो 250 डॉक्टरों की पूरी टीम, ब्रेन सर्जन, हार्ट सर्जन, सब उसे देखने आ जाते हैं। जाहिर है, ये बहुत स्लो और महंगा तरीका है। लेकिन चीन का जो डीप सीक मॉडल है, उसने एक नया तरीका अपनाया। वहां एक स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट है। वो प्रॉब्लम को समझता है और सिर्फ उस एक घुटने के डॉक्टर को बुलाता है जिसकी जरूरत है। नतीजा, बहुत तेज और बहुत एफिशिएंट। अगली प्रॉब्लम थी डेटा की। अमेरिका ने चिप्स के बीच हाई स्पीड डेटा केबल्स पर भी बैन लगा दिया था। तो चीन ने इसका क्या तोड़ निकाला? उन्होंने अपनाई आइकिया स्ट्रैटेजी। तो ये आइकिया स्ट्रैटेजी है क्या? समझिए, प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिकी बैन की वजह से डेटा को चिप्स के बीच ले जाने के लिए दरवाज़ा बहुत छोटा हो गया था। मतलब बैंडविड्थ बहुत कम थी
और सॉल्यूशन? चीन ने वही किया जो हम एक बड़े सोफे को छोटे दरवाजे से निकालने के लिए करते हैं। सोफे को खोलकर एक फ्लैट पैक आइकिया बॉक्स में डाल देते हैं ना। चीन ने भी ठीक यही किया। उन्होंने डेटा को एक जिप फाइल की तरह कंप्रेस किया और उस छोटे से दरवाजे से आराम से निकाल दिया। चलो, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन हार्डवेयर अभी भी एक बड़ी मुसीबत था। चीनी चिप्स बहुत ज्यादा बिजली खाते थे। तो अब सवाल ये था कि इस एआई रेवोल्यूशन को पावर कहाँ से मिलेगी? इस जबरदस्त एनर्जी की जरूरत को चीन ने कैसे पूरा किया? इसको एक सिंपल कंपैरिजन से समझते हैं। एक अमेरिकी एनवीडिया H100 चिप को कोई काम करने के लिए, मान लीजिए 2000 मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 700 वॉट बिजली लगती है। अब वही काम करने के लिए चीन को अपने 7 H20 चिप्स लगाने पड़ते थे, जो मिलकर 2800 वॉट बिजली खाते थे। मतलब सीधा सीधा 4 गुना ज्यादा बिजली। तो चीन का सोल्यूशन क्या था? एकदम सीधा और बोल्ड। अगर चिप्स 4 गुना ज्यादा बिजली जलाते हैं तो कोई बात नहीं, हम बिजली को ही 4 गुना सस्ता कर देंगे। और ये उन्होंने किया अपने ईस्ट डेटा वेस्ट कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट से। जरा चीन के नक्शे को देखिए। एक लाइन है जिसे हे हू लाइन कहते हैं। ये देश को 2 हिस्सों में बांटती है। ईस्ट में जो जमीन का सिर्फ 43% हिस्सा है, वहाँ देश की 94% आबादी रहती है, और वेस्ट में जो 57% जमीन है, वहाँ सिर्फ 6% लोग रहते हैं। मतलब पश्चिम का एक बहुत बड़ा इलाका लगभग खाली है, और यही इलाका एनर्जी बनाने के लिए परफेक्ट था। तो उन्होंने वहाँ क्या किया? उन्होंने गोबी रेगिस्तान को एक बहुत बड़े सोलर और विंड फार्म में बदल दिया। यहाँ से 450 गीगावाट रिन्यूएबल पावर बनाने का प्लान है। पता है ये कितना होता है? जर्मनी और ब्राजील दोनों देशों को मिलाकर जितनी बिजली बनती है, उससे भी ज्यादा। कमाल है। और सिर्फ यही नहीं, चीन ने कुछ ऐसे काम किए जो सुनने में साइंस फिक्शन लगते हैं। पहाड़ों के अंदर बॉम्ब प्रूफ डेटा सेंटर्स बना दिए ताकि नेचुरल कूलिंग मिले। समुद्र के नीचे डेटा सेंटर्स डुबो दिए ताकि समंदर का पानी उन्हें ठंडा रखे। और तो और, जो भी डेटा सेंटर घरेलू चिप्स इस्तेमाल करेगा, उसे बिजली बिल पर 50% का डिस्काउंट दिया गया। तो आखिर में हुआ क्या? वो प्रतिबंध जो उल्टा पड़ गया, एक पिंजरा जो उत्प्रेरक बन गया। अमरीकी प्रतिबंधों का आखिर नतीजा क्या निकला? इस पूरे किस्से को समझने के लिए एक शब्द को समझना जरूरी है, वैक्सीन। वैक्सीन क्या करती है? वो हमारे शरीर में जाकर एंटीबॉडीज बनाती है, हमें थोड़ा बीमार करती है ताकि हम भविष्य की किसी बड़ी बीमारी से लड़ सकें, उससे इम्यून हो सकें। चीन के लिए अमेरिकी प्रतिबंध ही वैक्सीन बन गए। हाँ, इन प्रतिबंधों ने चीन के टेक सेक्टर को 1 साल के लिए बीमार जरूर किया, लेकिन अब वो अमेरिकी वायरस से पूरी तरह इम्यून हो चुका है। चीन अब आत्मनिर्भर है। और नतीजा क्या है? नतीजा है चीन का अपना एक नया और आज़ाद इकोसिस्टम। एआई के लिए उनके पास अब ओपन एआई नहीं, डीप सीक है। चिप्स के लिए एनवीडिया H100 नहीं, हुआवे एसेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडोज़ या लिनक्स नहीं, उनका अपना हार्मनी OS है। और एनर्जी के लिए सिर्फ कोयला या गैस नहीं, बल्कि गोबी रेगिस्तान की रिन्यूएबल एनर्जी है। वो अमेरिकी प्रभाव से पूरी तरह आज़ाद हो चुके हैं। अमेरिका ने चीन को एक पिंजरे में बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन ने उस पिंजरे के बाहर ही एक नई दुनिया खड़ी कर ली। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी देश का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व बचाना हो, तो क्या कोई भी पिंजरा, कोई भी प्रतिबंध उसे सच में रोक सकता है?